Hello everyone, welcome back to the channel. Hello everyone from Kalra family from Edmonton, Canada. Yes. तो काला साहब आज जो है हम जरा जा रहे हैं कैनेडियन टायर, ठीक है जी। और कैनेडियन टायर में हमें क्या काम है सर बताएं प्लीज। कैनेडियन टायर के अंदर हमने अपने घर की चाबियों की कॉपी बनवानी है, ठीक है, क्योंकि सबके पास एक एक चाबी होनी चाहिए। हाँ, क्योंकि हमने अभी दो वो जो लॉक क्या होते बोलते हैं उनको, क्या वो जो लिए हमने लॉक खोलने वाले फॉब्स। हाँ, वो दो फॉब और लिए हमने। कितने के? $100 के, $50 पर फॉब। तो वो लिए हैं। ये खर्चा हो गया हमारा फालतू का तो नहीं यार, कराना ही था ये। नहीं, क्योंकि हम चारों के पास तो कोई नहीं है, लैंडलॉर्ड हमारा रीइंबर्स कर देगा हमें। अच्छा वो दे रहे हैं। हाँ। चलो फिर ठीक है, फिर ठीक है। देख लो यार, लैंडलॉर्ड देख लो कितना कमाल का है हमारा। वैसे उसी की चाबी है, उसी के घर की, तो ठीक है, चलो गुड है। तो चलते हैं कैनेडियन टायर और चाबियां बनवाते हैं, और उसके बाद सर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं आज। तो आज का वीडियो होगा इन्फॉर्मेटिव। आज इन्फॉर्मेटिव तो हर एक वीडियो होता है, मतलब इंजॉयबल होता है। मैं जो हमने आज व्लॉग बनाना ना, बेसिकली हाउ टू बाय योर कार इन कनाडा, तो हम ये व्लॉग उस पर बनाएंगे स्पेशली, क्योंकि मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैंने अभी बीच में कहाँ पर जॉब की थी। हाँ जी। और ये सब कुछ तो उसी से रिलेटेड मैं सब कुछ इस ब्लॉग के अंदर तो एक बताऊंगा। अपडेट भी देंगे साथ में, और सर बताएंगे कि ओल्ड और न्यू कार, यूज्ड एंड न्यू दोनों कार के बारे में बताएंगे कि आप कैसे उसको कनाडा में ले सकते हैं। ठीक है जी, तो चलते हैं कैनेडियन टायर पहले। ओके जी। यार आसमान देखो कितना सुंदर। आज बारिश रुकी हुई है 3-4 दिन से ना लगातार बारिश हो रही है क्या यहाँ पे एडमिंटन में। पूरा एडमिंटन में कह रहे हैं कि पिछले 20 सालों में इस जून में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है। तो रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है भाई, मतलब इतनी बारिश हुई है ना बता नहीं सकती। और सारा कुछ सूख गया, और आज धूप निकली, सब बढ़िया एकदम परफेक्ट हो गया मौसम, इतना सुंदर प्यारा मौसम है। हाँ। अरे भैया कहाँ चल दी? कैमरा मेरे हाथ में पकड़ा के। सर एक बात बताओ, इतने टाइम से कह रही हूँ गार्डन सेंटर चल दो, गार्डन सेंटर दिखा दो। अरे ये बंद हुआ इनका कुछ टाइम से। मैं पागल नहीं हूँ, मैं छोटी बच्ची हूँ, मुझे कह रहे हो कि बंद हो गया। ये बंद हुआ थोड़े टाइम से, ये खुलेगा जब ये थोड़ी सी ठंड का टाइम आएगा ना, तब खुलेगा। ये खुला हुआ है, एक झलकी जरूर दिखाएंगे अभी थोड़ी भाई 2 मिनट की। बहुत प्यारी कैब से है सर कनाडा डे के लिए ले लूं? कनाडा डे के लिए काउबॉय कैप। ओ भाई साहब जबरदस्त। ये इधर बनेगी कीज ना, ये यहाँ पे ये कीज के लिए सारा कंप्यूटराइज्ड बनेगी। कितने की बनेगी अभी ये नहीं पता, अभी उनसे पूछेंगे। बन गई कीज। हाँ भाई, सिर्फ अच्छा 2 मिनट के अंदर। हाँ, कितने पैसे लगे? $9 फॉर 2 कीज। 2 कीज $9, और सही 2 है। मिनट में मशीन से कट। हाँ 2 मिनट में बन गई। वाह हमने यार। पूछा उसको कि थोड़ा सा वीडियो बना ले मैनेजर, तो उसने कहा मैनेजर को पूछना पड़ेगा। नहीं ठीक है यार, किसी को हाँ ऐसे तो रिस्क में नहीं डालना। ठीक है भाई, नहीं करते। फूल देख लो कितने सुंदर लगे हुए हैं इधर बाहर। यार कितना प्यारा शोपीस लगाया हुआ है यार, वाओ। यार ये कितना सुंदर सजाया है इन्होंने यहाँ पे, वाओ, कितना प्यारे फ्लावर्स। चले जी घर। चलो। गार्डन सेंटर नहीं ले जा रहे? गार्डन सेंटर तेरे को पता नहीं है, विंटर्स में खुलता है, समर्स में नहीं। पागल हूँ मैं, पागल समझा मैनू। सर ऐसी मत करो। हाँ। एक बार ही दिखा देते हैं गार्डन सेंटर। ऐसा है मेरे पापा को देखना है, मेरे पापा को देखना है। अब हाँ, आप तो मना मैं नहीं तेरे को स्पेशली लेके आऊंगा सुबह सुबह। अब आप मना नहीं। सुबह ना ताजे फूल होते हैं इसके अंदर। अभी शाम के टाइम ना सारे बासे हो गए हैं। वेरी बैड। 2 मिनट लगेंगे बस, झटकी दिखाते हैं ऐसे। तो सर को ऐसे लगता है पता नहीं मैं गार्डन सेंटर में जाऊंगा तो शैली पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी। आपको पता है ना मैंने रखना कुछ नहीं है। अच्छा, मेरे से केयर नहीं होती प्लांट्स की। भाई वो बात नहीं है, ऐसी कोई खरीदने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ टेंशन यही है, पता नहीं क्या क्या खरीद लेगी। कालरा साहब नहीं सुधरेंगे। सर मैं आपको पता है ना मेरे से केयर नहीं होती प्लांट्स की, मैं नहीं लेती होती। और हमारे यहाँ ना, हम नीचे का घर है ना, तो रख ही नहीं सकते, पता है क्यों?
क्योंकि वहाँ पे वो रैबिट्स आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, जा भी मत, अंदर एलर्जी भी हो सकती है। चल हाउ बैड, इतनी रिक्वेस्ट की सो मैं अभी फिर ऑर्डर दे दूं फिर इन्हें, ये 3 बार फिर ये भागेंगे, फिर ये भागेंगे कि चल चल चल, हाँ चल ठीक है। अभी इसका मुंह बन गया, अच्छा मुंह मत बना, चलते हैं मैं चलते हैं। 3 बारी मैं प्यार से रिस्पेक्टफुली पूछ रही हूँ तो सर मान नहीं रहे हैं सर। 3 बारी लेके आ चुका हूँ सुबह सुबह, ठीक है। इसने फोन पे बात कराने की कोशिश करी अपने पापा से, मतलब वीडियो कॉल के, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। हाँ। क्योंकि सुबह सुबह आई थी, शाम के टाइम वो कोई सीरियल देख रहे थे। तो मैंने अपनी मम्मी को दिखा दिया था, पापा रह गए। मेरे मॉम डैड को बहुत शौक है ये सब फूल पौधे वगैरह लगाना। तो मैंने कहा आपको यहाँ का दिखाऊंगी, बहुत सुंदर होता है यहाँ पे। चलो सर नहीं मान रहे तो। हाँ यार, कलर्स देख इन पेड़ों के ऊपर कैसे आ रहे थे। मैं देख रही। हाँ जी, कहाँ जा रहे हो आप? आप बताओ सर कहाँ जा रहे हैं? गार्डन सेंटर। यार ये तो कोई बात नहीं है ना सर आप मानते, आपको ऑफ कैमरा समझाना पड़ता है। हाँ जी, कहाँ जा रही है? आपने दिमाग खराब कर रखा है। नहीं, कहाँ जा रही है? गार्डन सेंटर। चलो। हाँ सर ने 3 बारी कट किया है, तीनों बार कैमरा ऑन नहीं किया। मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं रहा। गार्डन सेंटर जा रहे हैं, सर को ऑफलाइन समझाना पड़ता है। सर ऐसे नहीं सुनते होते। ठीक है, मतलब मतलब सर सोच रहे थे लोगों की शर्म करके चलो सैनी कुछ कहेगी नहीं, फिर मैंने ना कैमरा ऑफ किया। मैंने कहा जब अब जरा समझाने का टाइम आ गया है, इट्स हाई टाइम नाउ। ये जी गार्डन सेंटर की एंट्रेंस। अब आपको सिर्फ और सिर्फ खूबसूरत पौधे दिखाई देंगे। फटाफट से लेंगे जल्दी से टूर, फिर हम चलेंगे। आगे भी बात करनी है, वीडियो नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। यार फूल तो बस कमाल के हैं इधर, कमाल के। ये देखो, ये लगे हैं सारे टिकोनिया। ये वाले फूल मेरे पापा बहुत लगाते हैं अपने घर में, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे लगते हैं ये फ्लावर्स। देख लो फटाफट। थैंक यू सो मच सर। पर पता है क्या है, हमने देर कर दी है इस गार्डन सेंटर में आने में। इस बार इसमें इतने फूल नहीं है अभी, जितने उस दिन मैंने अपनी मदर को दिखाया था वीडियो कॉल करके। बहुत वो भी तो है, ये दिखा दिए, बस इतने ही है। ये जरा से ही लगे हैं फ्लावर इधर, और अंदर थोड़े बहुत हैं। सब छटाई हो गई, मतलब लोगों ने खरीद लिए ना अपने घर पे लगाने के लिए। तो गार्डन सेंटर जब शुरू होता है ना नया बिल्कुल, तब आओ। क्या फूल थे ओहो उस दिन सुबह, इतने सारे गुलाब की वैरायटी, ये वो। पर ठीक है, आपको एक बार दिखाना था यहाँ पे कैसे नर्सरी होती है। बहुत महंगी है, ये कोई छोटा शौक नहीं है। हाँ, सही सस्ता शौक नहीं है ये। पर यह है कि यार अपना घर होता है तो बंदा लगाता है, फिर नहीं सोच होती, फिर तो बंदा लगाता है। तो किराए के घर में क्या लगाना इतने महंगे पौधे। वैसे भी केयर करने के लिए टाइम नहीं है अपने पास। सही बात है, अपनी केयर कर लो बस। अपनी कर लो बहुत है। हाँ। अपने बच्चे पाल लो बहुत है, पौधे नहीं पल रहे। चलो जी चलें, कहीं पे बैठ के बात करते हैं। घर नहीं जा रहे, बाहर ही बैठ के कहीं बात करते हैं। आपको ना एक चीज अभी दिखाता हूँ मैं, मतलब हंसोगे आप कसम से, भगवान कसम। देखो ये देख रहे हो, ये देख रहे हो क्या कर रहा है ये क्या कर रहा है ये बंदा आया है और ये क्या कर रहा है, यहाँ पर ना जो कैंस होते हैं, वाटर बॉटल्स होती हैं, ये कूड़े में जो लोग फेंक देते हैं, ये ना बॉटल डिपोज पे जाके ना ये एनकैश हो जाती हैं बेसिकली। जो आपने इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए फ़ी पे की होती है, तो लोग कई बार फेंक देते हैं उसको कूड़े के अंदर। तो आप बॉटल डिपो जाओगे तो वो आपको वो पैसा वापस कर देते हैं।
तो ये बंदा क्या कर रहा है, ये कूड़े के डब्बे में घुस के उसके अंदर से वो कैन निकाल रहा है। ये कई सारे कूड़े घरों के अंदर जाएगा। और आया किसमें है भाई साहब, CRV के अंदर, होंडा CRV G। ये भिखारी हैं यहाँ के भाई साहब। वेलकम बैक एवरीबॉडी फ्रॉम कालरा फैमिली फ्रॉम एडमिंटन। दिस इज राहुल वंस अगेन। हमारा वीडियो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। शहरी तो खैर शिफ्ट के ऊपर है, बट आज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कनाडा में आते हो तो आपको गाड़ी कैसे खरीदनी है, राइट। अब आप कहोगे यार कि आपको खुद 6 महीने हुए हैं, आप मेरे को बताओ मतलब कि आप कैसे बता सकते हो कि गाड़ी कैसे खरीदनी है। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जब हम आते हैं ना शुरू में एज न्यू इमिग्रेंट्स, सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग के अंदर ना, हम ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे को इतने सारे लोगों ने, इतने सारे व्लॉगर्स ने ना अपनी अपनी चॉइसेस के हिसाब से इतना ज्ञान दे दिया होता है गाड़ियों के बारे में कि हमें पता ही नहीं लग रहा होता यार कि हम कौन सी गाड़ी खरीदें। जब मैं यहाँ पर आया था ना, मेरे को था कि मुझे शायद ऐसी गाड़ी खरीदनी है जिसमें बहुत सारा सामान भी फिट हो सके, जैसे डॉज कैरेवन है या टोयोटा सिएना या होंडा ओडेसी, ताकि मेरी फैमिली भी जा सके और मुझे कहीं पर सामान शिफ्ट करना हो या मुझे कोई सामान लेके आना हो किसी मॉल से या कॉस्को वॉलमार्ट से, तो मैं इजीली लेके आ सकूं। बट जब यहाँ पर हम आए तो उसके बाद ये एहसास हुआ कि नहीं यार, ये गाड़ियाँ ना थोड़ी सी नीची हैं। मतलब ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, सबकी अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, लेकिन एज इफ़ यू लुक एट द क्वालिटी ऑल्सो, तो ये भी मतलब पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से आप गाड़ी तो कोई भी ले सकते हो, वैन लो आप, चाहे SUV लो, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेबल एल्बर्टा के अंदर, एडमिंटन, कैलगरी मैं बोलूँगा क्योंकि एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, SUVs जो है ना वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उसके ऊंचे पहिए होते हैं, राइट। और जब एक्सट्रीम आइस कंडीशंस होती हैं तो उसके अंदर वो बहुत फेवरेबल होते हैं वो बड़े पहिए। तो ये तो हो गई कि आपको चॉइस कैसे करनी है, SUV, वैन, मतलब दिस इज़ योर पर्सनल चॉइस। मेरा यहाँ पर एक बारी भी ये मतलब नहीं है कि सेडान या जो गाड़ी नीची है या मतलब SUV नहीं है वो गाड़ी अच्छी नहीं है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। मैंने जैसे बोला पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े पहिए ऊंचे होना तो वो ज़्यादा बढ़िया है। नहीं तो सेडान वगैरह सब चलती हैं एक्सट्रीम आइस कंडीशंस के अंदर, ऐसा कुछ नहीं है, एंड देयर आर गुड कार्स। अब आपको चॉइस मतलब जैसे मैंने आपको बोला, मैं तो हमेशा हर चीज़ अपने साथ रिलेट करके आप लोगों को बताऊँगा। तो एक चीज़ का ना बहुत ध्यान रखना है गाड़ी लेते हुए कि आपको ना हर चीज़ खुद स्टडी करनी है, क्योंकि ना यहाँ पर थोड़ी सी मैनिपुलेशन ना होती है, राइट। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि आप मेरे से पूछोगे कि आप इतने श्योर कैसे हो, तो लेट मी टेल यू दिस कि यहाँ पर ना एक सर्टिफिकेशन होती है, उसको कहते हैं एल्बर्टा मोटर व्हीकल इंडस्ट्री काउंसिल। इसका मतलब होता है एमविक। एमविक की सर्टिफिकेशन के बिना आप यहाँ गाड़ी नहीं बेच सकते, और मैंने वो सर्टिफिकेशन करके 1 महीना कार सेल्स के अंदर नौकरी करी है, तो इसलिए मैं इससे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेट करता हूँ। मैंने खैर अब वो जॉब छोड़ दी है, राइट, और उसका रीज़न हम आपको फिर किसी ब्लॉग के अंदर बताएंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया है मैंने कार सेल्स के अंदर, और इसी चीज़ों के दौरान मुझे ये रियलाइज़ हुआ है कि भाई यहाँ पर एमविक रिपोर्ट भी जो है ना, उसके अंदर भी वो सच्चाई तो होगी पर वो पूरी सच्चाई नहीं है। और ये चीज़ तो मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस अपनी पहली गाड़ी जब ली थी तभी एक्सपीरियंस कर लिया था। मैं आपको बताता हूँ, वो पूरा जो है ब्यौरा इसका मैं देता हूँ आपको। जब मैंने अपनी पहली गाड़ी खरीदी थी तो उसके अंदर एमविक रिपोर्ट के हिसाब से, वो एमविक रिपोर्ट के बिना ना आप कोई भी गाड़ी आपको कोई डीलर बेच नहीं सकता, राइट। और उसके अंदर ना कंप्लायंस के ना कम से कम 30-40 पॉइंट्स होते हैं, जिसके अंदर ट्रांसमिशन, आपके टायर्स, बैटरी, इंजन, एटसेट्रा बॉडी, सबकी ना कंप्लायंस येस और नो होती है। 99.9% जो आपको गाड़ी बेच रहा होगा ना कोई भी डीलर यूज गाड़ी, उसके अंदर ना सब चीज़ों पे टिक लगा होगा। मुझे भी ऐसी दी गई थी वो एमविक रिपोर्ट, और मैं तो नया था बिल्कुल ही कनाडा के अंदर, मुझे लगा यार यहाँ तो बिल्कुल ही ईमानदारी के साथ काम हो रहा होगा। भाई जब वो गाड़ी ली ना, वो गाड़ी जब मैं स्टार्ट कर रहा था तभी वहाँ पर बैटरी डेड थी, लेकिन बैटरी पे ना टिक लगा हुआ था। तो मुझे ये बताया गया कि भाई आप ये ना गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है कम से कम 3-4 दिनों से, और ठंड का टाइम है, आप 2-4 दिन चलाओगे वापस नॉर्मल पे आ जाएगी चार्ज होके। तो मैंने बोला भाई अगर
वापस नॉर्मल पे चार्ज होके आ जाएगी, लेकिन ये रिमोट स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है? कह रहा कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं बिल्कुल नया, मैं सच्ची बात बताऊँ, मेरा अभी नया नया लाइसेंस बना था, मैंने कनाडा में बिल्कुल नई नई गाड़ी चलानी सीखी थी, -30 का टाइम। मैंने कहा सही कह रहा होगा यार, गलत नहीं कह रहा। और मैं डीलरशिप का नाम नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ, वो भी बताऊँगा। बिकॉज मेरी उनके साथ एक फ़ाइट चल रही है इस चीज़ को लेके कि वो मेरी छोटी मोटी जो कमियां हैं गाड़ी के अंदर वो ठीक कराएंगे और मैं एमविक के अंदर उनकी कंप्लेन करूँगा। दैट इज़ वाई आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ द डीलरशिप हेयर। लेकिन और वो अच्छी डीलरशिप है भाई। तो मैंने फिर गाड़ी ना रिमोट स्टार्ट करने की कोशिश करी, वो गाड़ी ने सेल्फ ही नहीं उठाया। तो मैंने बोला यार गाड़ी नहीं भी स्टार्ट हुई अगर 3-4 दिनों से, पर आप ऐसे थोड़ी दे दोगे गाड़ी मुझे। तो उसने बोला नहीं सर, ये लो, स्टार्ट करके दी उसने मेरे को। उसने बोला कि सर आप चलाओगे ना, आपकी सही दिस विल गेट चार्ज। मेरे को लगा यार एक्सट्रीम कोल्ड है यहाँ पर, हो सकता है रही हो, मतलब ऐसे ही होता होगा यहाँ पर। आई सेड ओके। मैं गाड़ी घर ले आया, मतलब और 1-2 दिन के बाद ना वो गाड़ी, हमारे घर की शिफ्टिंग थी, मुझे याद है 31 जनवरी की, और मेरी नौकरी का पहला दिन था यार। वो और ना मैं गाड़ी घर पे ही छोड़ के गया हुआ था, क्योंकि उसमें बहुत सामान रखा हुआ था। हमने गाड़ी को सेल्फ मारा पीछे से, मतलब हमारी केयर टेकर ने, तो भाई वो गाड़ी स्टार्ट ना हो। एंड मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, मेरा पहला दिन नौकरी में वॉलमार्ट का। आप सोचो किसी को नौकरी मिली हो पहले दिन, और वो अपनी नौकरी के ऊपर है, धक्के खाता हुआ गया है 2 घंटे, और उसको ऐसी न्यूज़ मिल रही है। खैर इस बात को मैं क्या आपको डिटेल के अंदर बताऊं, बट येस, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट यही है कि वो बैटरी डेड थी। और मैंने जो है डीलरशिप से बात करी, तो उन्होंने ना, वो सेल्स पर्सन ने आनाकानी करी इधर उधर, मतलब नहीं वो ठीक हो जाएगी, फलाना ढिमकाना। यार 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन के बाद ना मुझे अक्ल आई कि नहीं यार ऐसे तो नहीं होना चाहिए। तो मैंने जाके मैंने उनको बोला, मतलब आई गॉट स्टर्न, और मैंने एक सॉलिड सी ईमेल लिखी भी, तुमने ये किया मेरे साथ। तो मेरे को आगे से जवाब आया, उन्होंने बोला कि आप बैटरी रिप्लेस करा लो और जो बिल आएगा हम आपको रीएम्बर्स कर देंगे। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है। मैं कनाडा टायर गया, कैनेडियन टायर, और उनसे मैंने पूरा चेक कराया कि ऑल्टरनेटर में प्रॉब्लम है कि बैटरी में, और बैटरी डेड निकली। मैंने बैटरी वो रिप्लेस कराई, इनको बिल भेजा, और उन्होंने मुझे उतने डॉलर्स का चेक जो है वो दिया, और वो मेरे को मिल गया। एमविक रिपोर्ट में बैटरी वॉज कंप्लायंट। ये पहला इंस्टेंस। दूसरा इंस्टेंस, हैरान हो जाओगे, मैं जब कनाडा में आया हूँ, मुझे नहीं पता कि यार गाड़ी के अंदर ना उसके साथ, ऑटोमेटिक के साथ मैनुअल ड्राइव भी होती है, राइट। और मैंने वो मेरी गाड़ी के अंदर मैनुअल ड्राइव है, मुझे पता ही नहीं। एक दिन मेरे को हैविश ने बोला, पापा आपको पता है एम का मतलब क्या होता है? मैं कहा व्हाट? ही सेड मैनुअल। हमने उसे मैनुअल में डाला, तो एहसास हुआ कि जो उसकी ट्रांसमिशन है ना, सिर्फ पहले गियर में रहती है, उसके आगे वाले गियर्स के अंदर वो जाती ही नहीं है मैनुअल के अंदर। मैंने फिर इनको कॉल किया। जब इनको कॉल किया तो इन्होंने मेरे को बोला, उन्होंने फिर आनाकानी करी। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मैंने एक ईमेल लिखा ली इनको, और वो ईमेल के ऊपर इनका मुझे रिस्पांस आ चुका है कि ये हमारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं इसके अंदर ना एक रूल होता है एमविक का, कि आपकी एमविक रिपोर्ट वैलिड होती है 120 दिनों के लिए, ठीक है। और मैंने उनको फ़ोन कर दिया था और डॉक्यूमेंटेशन कर दी थी 112 दिनों के अंदर अंदर ही, ठीक है। और मैंने उसमें बताया कि मैं नया इमिग्रेंट था, मेरी नॉलेज नहीं थी इन चीज़ों के बारे में। उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने मुझे गाड़ी बेची है। इन सब रूल्स और रेगुलेशंस के बारे में मैं इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने एमविक की सर्टिफिकेशन जब क्लियर की थी तो उसकी स्टडी बहुत ध्यान से की थी। तो आते हैं वापस मुद्दे के ऊपर कि सबसे पहली चीज़, आपको कोई एमविक रिपोर्ट दिखाता है किसी भी डीलरशिप के अंदर, तो आपने उस पर आँख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना कि ये तो सरकारी डॉक्यूमेंट है और कनाडा के अंदर ना इसके अंदर कोई लूप होल नहीं हो सकता। हर वो चीज़ जिस पे आपको डाउट है, फॉर एग्जांपल आप कोई गाड़ी ले रहे हैं, आपने उसकी ट्रांसमिशन, आपने उसकी ब्रेक्स, एक्सेलरेशन, प्रॉबेबली अगर आप पैसे खर्च सकते हो तो ऐसी बहुत सी जगहें होती हैं जैसे कैनेडियन टायर या कुछ और लोकल जगहें होती हैं जहाँ पर आप गाड़ी शोरूम से बोल सकते हो कि यार वी वांट टू स्पेंड $100 और $150 और हम इसकी इंस्पेक्शन करवाना चाहते हैं
फलानी फलानी जगह से, कि ताकि हम श्योर हों कि ये गाड़ी बिल्कुल सही है, या फिर आप इसकी हमें इतनी गारंटी दो कि अगले 1-2-3 महीने के अंदर भी अगर कुछ होता है बिना एक्स्ट्रा पैसे पे किए तो आप उसको ठीक कराओगे। ये सब चीज़ों की नेगोशिएशन आप कर सकते हो। कोई भी गाड़ी जब आप लेते हो, राइट फ्रॉम द ट्रांसमिशन, राइट फ्रॉम उसका एक्सेलरेशन, उसका आप उसके अंदर वो चीज़ें गलत नहीं होंगी उसके अंदर कि उसका एक्सीडेंट हुआ था तो उसके ऊपर कितना पैसा लगा था। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी एम्बिग रिपोर्ट के अंदर ये नोटिस करते हो, या वो आपको एक रिपोर्ट और होती है उसके अंदर जो उसकी एक्सीडेंट वगैरह भी सब बताती है कि क्या उसके अंदर कोई मेजर या माइनर एक्सीडेंट हुआ था, क्या वो कहीं और रजिस्टर्ड थी अपार्ट फ्रॉम योर प्रोविंस, लाइक अल्बर्टा से बाहर वो ब्रिटिश के कोलंबिया या ओंटारियो वगैरह कहीं पर रजिस्टर्ड थी, क्या वो गाड़ी एज अ टैक्सी या किसी कमर्शियल चीज़ में चली है। ये सारी डिटेलिंग वो गलत नहीं कर सकते हैं, उनको वो बिल्कुल सही लिखनी पड़ेगी। लेकिन ये जो चेक मार्क्स होते हैं ना, ट्रांसमिशन, इंजन या आपकी बॉडी, इसके अंदर ना वो छोटा मोटा खेल खेल जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है 3-4-5-6 महीने तक तो गाड़ी ने कुछ कहना नहीं है। अगर उसके बाद दिक्कत होगी तो कह देंगे यार ये तो इतना टाइम हो गया, हम क्या करें। सो बहुत ध्यान रखना है। नंबर 2, आपने जब गाड़ी खरीदने जाना है, आई एम सॉरी ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा मैंने इसलिए खींचा ताकि ये चीज़ आपको समझ में आए कि आप बेवकूफ़ ना बनो। दूसरा, जब आप गाड़ी खरीदने जाते हो, आप किसी भी साइट के ऊपर जाओगे, किसी भी अच्छी डीलरशिप की, फॉर एग्जांपल आपने कोई गाड़ी लेनी है, टोयोटा, होंडा, मे बी आपको कोई गाड़ी लेनी है निसान। ज़्यादातर मैं आपको बताऊं, जापानीज़ कार जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेफर की जाती है और उनकी रीसेल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा होती है। जनरली लोग कहते हैं कि वो गाड़ियाँ ना कम धोखा देती हैं। ऐसा नहीं है कि GMC वगैरह अच्छी गाड़ियाँ नहीं है, वो भी अमेरिकन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनी हुई हैं, पर वो ज़्यादा पुरानी नहीं लेनी चाहिए। बट एनी हाउ, आपने कोई भी गाड़ी, यूज्ड गाड़ी रिसर्च करी किसी भी साइट के ऊपर, तो उसके अंदर क्या आता है कि 2-3 स्पेसिफिकेशंस आती हैं आपकी। पहली स्पेसिफिकेशन आएगी कि उसका प्राइस लिखा हुआ है, मान लीजिए $25,000, और उसमें लिखा होता है लीज, फाइनेंस या कैश डाउन। आपने फाइनेंस करानी है, आपने फाइनेंस पे क्लिक किया, मान लीजिए आपकी किस्त उसमें दिखाती है जस्ट $250 बाई वीकली, $250 बाई वीकली की इंस्टॉलमेंट आती है। तो आप क्या करते हो, आप सोचते हो 500 रुपये महीना पड़ेगी मेरे को। फिर आप अपना बजट सोचते हो कि यार ये 500 रुपये महीना क्या मैं निकाल पाऊंगा कि नहीं निकाल पाऊंगा, और उस हिसाब से अपना माइंड सेट करके आप जाते हो डीलरशिप पे और अपनी गाड़ी खरीदने की बात करते हो। अब बड़े ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो 250 बाई वीकली का मतलब 500 महीना नहीं है। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं और कभी कभी 5 हफ्ते भी होते हैं, तो वो महीना 500 नहीं है, आप वो वीक्स के हिसाब से गिनो। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर 5 हफ्ते हैं तो आपको वो गाड़ी $650 रुपये महीने की पड़ गई उस महीने, ठीक है, $650 की। जितने भी 3-4 डेज एक्स्ट्रा होते हैं उसके अंदर, बिकॉज दिस इज अ वीकली पेमेंट, इट इज़ डेफिनेटली $40 और $50 मोर देन व्हाट यू आर सीइंग। कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आपको मैं क्या कह रहा हूँ। नंबर 2, जो वहाँ लिखा है, आप वहाँ पर जब आप डिस्कशन करने जाते हो डीलरशिप में, भाई साहब नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि जो आपको उसने $250 दिखाया है ना बाय वीकली अपनी एडवर्टीजमेंट के अंदर, वो विद द बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाया है, प्रॉबेबली 6.29 या 6.3%। क्या आपका क्रेडिट स्कोर इतना अच्छा है कि आपको इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे देंगे? और अगर उन्होंने इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे भी दिया तो उन्होंने क्या कमाना है फिर? आप समझ रहे हो, ये इसके अंदर ना बहुत लूप होल्स होते हैं। आप जब जाते हो तो आपको वो बताते हैं, अच्छा आपने डाउन पेमेंट कितनी करनी है, मान लो आपकी कोई अपनी गाड़ी है, उसके कितने पैसे लेने हैं, तो ये बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। मान लो आपके पास कोई गाड़ी है, उसकी उन्होंने वैल्यू लगाई 10,000, आप सोचते हो यार इसके तो मेरे को 14-15 हज़ार मिलने चाहिए थे, फिर भी आप टूट टाट के 12,000 में वो दे आते हो गाड़ी, क्योंकि आपको नई गाड़ी लेनी है। एक ना माइंडसेट के साथ गए हो कि मुझे गाड़ी तो लेके आनी है, मुझे ये गाड़ी देनी है, तो आप वो गाड़ी छोटा मोटे नुकसान के अंदर भी दे आते हो, वो उनकी कमाई है। उन्होंने आपसे 12 की खरीदी तो ये मत सोचना 15 की बेचनी है उन्होंने, वही 3,000 प्रॉफिट है उनका, उन्होंने बेचनी 22 में है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि कितनी नेगोशिएशन है इसके अंदर, कितना प्ले है इसके अंदर। सो जब आप अपनी बार्गेनिंग करते हो, अपनी गाड़ी भी दे देते हो, उन्होंने क्या करना है, मान लो आपकी 10,000 डाउन पेमेंट बन गई, आपने गाड़ी एक्सचेंज की, या आपने कहा कि नहीं मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैंने 5,000 ही डाउन पेमेंट करनी है, मैं तो नया आया हूँ, या मैंने 0 डाउन पेमेंट करनी है, 2,000 डाउन पेमेंट करनी है, एग्जाम्पल। तो उन्होंने बाकी के अमाउंट पे आपकी 23,000 की ना किस्त बनानी है। फॉर एग्जांपल आपने 2,000 की डाउन पेमेंट की, 23,000 आपकी बाकी का अमाउंट है, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी ना वो आपको पड़ेगी $230 महीना,
$230 बाय वीकली। यहाँ आपने नेगोशिएशन करनी है, आपने ना वहाँ पर फैल जाना है, आपने कहना है कि भाई मेरा ना बजट 190 से ऊपर है नहीं बाय वीकली। जब आप ये चीज़ बोलोगे करते कराते, उन्होंने तो गाड़ी बेचनी है, वो किसी ना किसी तरीके से ऑफ कोर्स नेगोशिएट करके आपको वो 200, 205, 207 या 210 तक वो ले ही आएंगे, विच इज़ अ विन विन सिचुएशन फॉर देम ऑल्सो एंड फॉर यू ऑल्सो। पर हमेशा याद रखना कि आपका क्रेडिट स्कोर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको वो डील दिलवाने के लिए। क्योंकि होगा क्या कि वो कहेंगे कि ठीक है हम आपको ये वाली डील दे देते हैं, अब कोशिश ये करेंगे कि हम आपको बैंक से ये करवा दें, हम अपनी पूरी तरफ से जान लगा देंगे, आप एक काम करो, आप $1000 ना जमा कर दो और बुक कर लो हमारे से गाड़ी। हम कहेंगे कि यार अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे ठीक है यार ये मेरे को इतने में दिला रहा है, अगर मैं $1000 दे भी दूंगा मुझे 2000 इनको डाउन पेमेंट देनी है। अब उसके साथ क्या क्लॉज होती है, वो $1000 जो होता है ना वो रिफंडेबल होता है, लेकिन सिर्फ उसी केस में अगर जो उन्होंने कमिटमेंट करी है वो पूरी ना कर सके, या आपने जो कमिटमेंट करी है आप उससे बैकआउट ना करें। ठीक है, तो बड़े ध्यान से सोच समझ के जब आप डील साइन कर रहे होते हो ना उस पर साइन करना, क्योंकि उसके अंदर एक फाइन प्रिंट के अंदर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये ज़रूर मेंशन होगा कि इतने अमाउंट तक अगर आपको हम डील करा देते हैं, मान लो उससे 10-15% ऊपर या नीचे इंस्टॉलमेंट हो जाती है, कहीं ना कहीं मतलब ये मेंशन होता है कहीं ना कहीं उसके अंदर, तो वो $1000 नॉन रिफंडेबल है। तो कल को आप बैकआउट करेंगे तो 99.9% वो $1000 मिलने वाले नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पर क्योंकि उन्होंने गाड़ी बेचनी है, उन्होंने अपना नाम खराब नहीं करना, तो अगेन आई एम सेइंग कि 95 to 97% केसेस वो निकाल देते हैं। 2-3% जिनके क्रेडिट इश्यूज होते हैं क्रेडिट स्कोर के, सिर्फ उन्हीं के केस रहते हैं और उनको खुद भी पता होता है कि यार हमारा काम होगा नहीं। तो पहली चीज़ आपने याद रखनी है, क्वालिटी ऑफ द कार अच्छे तरीके से असेसमेंट करनी है उसकी। नंबर 2, नेगोशिएशन करनी है आपने। और नंबर 3, बहुत सारी जगहों पे जाके अपनी जिस गाड़ी को आप लेना चाहते हो, ऑफ कोर्स वो आप शॉप अराउंड करते ही हो, तो आपने कोट जो है वो 3-4 जगह से लेने ही लेने हैं ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना जाए प्राइस के मामले में, राइट। अब हम आते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मान लो आपने गाड़ी तो ले ली, ठीक है, आपने अपनी मर्जी की गाड़ी ले ली और उसके बाद आप उसे सड़क पे कैसे लाएंगे? सड़क पे लाने के लिए आपकी इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए इमिग्रेंट हैं मेरी तरह, तो आप ये मान के चलना कि अगर आपके पास क्लास 5 लाइसेंस है भी, तो पहले साल में आपकी इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा होगी। I am paying around $400 monthly through TD Bank for my cars insurance। और भाई इंश्योरेंस यहाँ पर एक्सपेंसिव है क्योंकि पहले साल, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है कनाडा की ड्राइविंग के हिसाब से, इसलिए वो लोग आपसे जो है ज़्यादा इंश्योरेंस लेते हैं। ये अमाउंट धीरे धीरे करके घटता जाता है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। अगर आप क्लीन ड्राइविंग करते हैं, आपका ड्राइवर लाइसेंस एब्स्ट्रैक्ट, उसके अंदर कोई फाइन्स नहीं है, पुलिस ने आपको रोका नहीं है, डीमेरिट पॉइंट्स नहीं है, बट इसके लिए रेडी रहना कि आप एक एवरेज गाड़ी अगर आप खरीदते हो, मान लो जो आपने $20-25 हज़ार की खरीदी, जिसकी किस्त आपकी $500 के आसपास है, उसकी इंस्टॉलमेंट भी आपकी 400 से 450, सॉरी इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट भी 400 से 450 महीने की होगी, राइट। सो अफोर्डिंग अ गुड कार, राइट, इन कैनेडा, इन अल्बर्टा, इज नॉट लेस देन $800 to $1,000 अ मंथ इंक्लूडिंग इंश्योरेंस। ठीक है जी। नंबर अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको गाड़ी की चॉइस कौन सी करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आते हैं कि गाड़ी कौन सी लेनी चाहिए। तो जनरली यहाँ की जो मार्केट है वो जापानीज़ कार पे बहुत ज़्यादा हावी है। आई एम नॉट सेइंग कि मैंने GMC गाड़ी ली है, मैंने कोई ख़राब गाड़ी ली है, थोड़ी माइलेज का इशू होता है, पर 6 सिलेंडर गाड़ी भी है। या तो आप मज़े ले लो फिर, या फिर आप एवरेज देख लो, तो ठीक है मतलब चल रहा है अपना। बट ऐसा नहीं है कि GMC भी माड़ी होती है भाई, मतलब इट्स अ गुड कार। लेकिन लोगों का कहना ये है कि ये अमेरिकन कार है तो थोड़ा सा मतलब इसमें इश्यूज आते हैं। बट मैंने यहाँ पर देखा है भाई, इतने लोगों ने GMC और डॉज जो रैम ट्रक्स हैं वो इतने ज़्यादा तादाद के अंदर है कि मैं हैरान हूँ कि लोगों की ये सोच क्यों है, फिर लेते क्यों हैं। उसकी एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है GMC और डॉज वगैरह की, लेकिन काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, मतलब ऑन दी अदर हैंड जो टोयोटा, होंडा, जापानीज़ कार जैसे मतलब कि निसान, माज़दा, इन सब गाड़ियों को लेते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है।
यहाँ पर, लेकिन वैरायटी सारी है यहाँ पर और हर तरीके की रेंज है, नॉट ओनली स्टार्टिंग फ्रॉम कॉस्ट इन न्यू कार बट ऑल्सो यूज कार्स के अंदर भी बहुत वैरायटी है। तो जो पसंद आए यार मतलब, और जो दिल करे वही चलाओ, मेरा कहना तो यही है। मतलब ज़्यादा इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी क्लीन होनी चाहिए उस गाड़ी का, अच्छे तरीके से अपनी आप असेसमेंट करो या आप उनसे परमिशन लेके, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, किसी कहीं पर जाके वो असेसमेंट करा लो $100-150 खर्च के, और फिर वो गाड़ी लो तो तसल्ली भी हो जाएगी आपको। तो दिस इज़ हाउ यू बाय अ कार यू नो इन कैनेडा। जब आप नए इमिग्रेंट आते हो, बहुत सारे लोग बहुत सारी सलाहें देंगे, बहुत सारे व्लॉगर्स भी बहुत अलग अलग तरीके की आपको बातें करते हैं अलग अलग व्लॉग्स के अंदर। मैं किसी को गलत नहीं कहता, सबके अपने एक्सपीरियंस होते हैं। मैंने आपसे अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस शेयर किया है, और क्योंकि मैं एक एम्बिक सर्टिफाइड सेल्स पर्सन भी बन गया था, तो मुझे उनकी अंदर तक गहराई तक मालूम भी है कि क्या होते हैं मतलब तरीके अपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस करने के। बट ठीक है यार, सब बिजनेस करने के लिए बैठे हैं यार, होना ये चाहिए कि आपको इतनी सेंस होनी चाहिए, बिल्कुल जैसे वो आपको बताएं वैसे आपको मैन्यूवर करके या डायरेक्ट करके ना अपने हिसाब से वो चीज़ ना बेचें। आप चीज़ लो एज अ कस्टमर अपनी मर्जी से, राइट, और अपने कंफर्ट से, किसी के प्रेशर में ना आके, और वही लो जो आपको लेनी है। कोई और चीज़ अगर उस चीज़ का दिल नहीं कर रहा ना, तो नहीं लेनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये गलत है या सही है। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो भाई मतलब अगर ये आपको हेल्प कराओ गाड़ी लेने के लिए या आने वाले टाइम के अंदर आप जब लेते हो, तो आप यू नो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ इस वीडियो को करते हैं एंड। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट देना, और अगर कुछ आपको लगे कि आपको हमें फीडबैक देना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन।